हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज डेट है 10 मई 2020 और आप सबका स्वागत है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में। आज मदर्स डे भी है, तो इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें, मैं सभी मदर्स को उनके सेक्रीफाइस के लिए, उनकी इंस्पिरेशन के लिए, उनके हार्डवर्क के लिए और अननोटिस्ड वर्क के लिए सलाम करना चाहूँगी। आज डिस्कशन शुरू करने से पहले एक अच्छा सा कोट देख लेते हैं जो द हिंदू में आया है। ऑल इट टुक वॉज ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू मेक अस मोर ह्यूमन। तो शायद ये बात बिल्कुल सही है कि एक छोटे से ऑर्गेनिज्म ने हमें ज़्यादा मानवता सिखा दी है। जब हम आज घरों में कैद हैं, शायद हम क्लोज आए हैं अपनी फैमिलीज़ के, लोग ज़्यादा मानव बन चुके हैं और शायद यही हमें सबसे बड़ा लेसन 21st सेंचुरी से सीखना था। तो इस प्यारे से कोट के साथ आज की शुरुआत करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जीएस पेपर 1 से है। क्वेश्चन कहता है कि हाउ कैन वी ओवरकम मोबिलिटी चैलेंज and ensure that social and physical distancing norms continue to be followed by mass transit service providers to prevent transmission। मतलब हम गतिशीलता चुनौती को कैसे पार कर सकते हैं और यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ट्रांसमिशन को रोकने के लिए बड़े परागमन सेवा प्रदाताओं के द्वारा सामाजिक डिस्टेंसिंग मानदंडों का पालन जारी रखा जाए। तो अब देखिए, धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा और वायरस जल्दी जाने वाला नहीं है। ऐसे में हमें जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी चेंज हो जाएगा और उसमें क्या क्या चैलेंजेस होंगे उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सोर्स इसका है ORF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ साथ मैंने थोड़ा सा इसमें से इंडियन एक्सप्रेस का भी लिया है, तो दोनों चीज़ का मिलाकर के ये आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक स्पेंडिंग ऑन की सर्विसेज गिव्स इंटर जनरेशनल बेनिफिट्स एज हैज बीन हाईलाइटेड बाय केरला। इलूसिडेट, मतलब प्रमुख सेवाओं पर अगर सार्वजनिक खर्च होता है तो उससे पीढ़ीगत लाभ मिलता है, जैसा कि केरला द्वारा उजागर किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसका सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस। आज इसका भी डिस्कशन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड 1979 लॉ ऑन माइग्रेंट वर्कर्स बी रिटेन्ड और मस्ट इट बी सबस्यूम्ड अंडर द प्रपोज्ड लेबर कोड। तो क्या प्रवासी श्रमिकों पर 1979 का कानून बरकरार रखना चाहिए या प्रस्तावित श्रम संहिता के तहत इसे रद्द कर देना चाहिए? तो ये दोनों हम देखेंगे आज और इसका ये सोर्स है द हिंदू। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला आर्टिकल जो आज हमें देखना है ये ORF से लिया गया है और आर्टिकल का नाम है ट्रांजिशन फ्रॉम स्टे होम स्टे सेफ टू ट्रैवल सेफ। तो अब हम देखेंगे कि मास मोबिलिटी चैलेंजेस लॉकडाउन के बाद हमें कैसे मीट करने हैं। तो कोविड-19 का जो पैंडमिक है इसने हमारी ज़िंदगी के सभी एस्पेक्ट्स को अफेक्ट किया है और लॉकडाउन जो 3.0 है वो 17 मई को शायद ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद सबको ये सोचना है, सबका ये मानना है कि लाइफ जो है नॉर्मल जैसी हो जाएगी। बट हमारे लिए समझदारी यही होगी कि हम ये चीज़ एक्सेप्ट करें कि नई रियलिटी ये है कि इनविजिबल एनिमी जो वायरस है वो यहाँ पे थोड़े दिन और रुकेगा और स्थिति जो है 1-2 साल तक नॉर्मल नहीं होने वाली। तो ऐसे में हमने देखा था कि इस तरह से आनंद विहार स्टेशन पे, बांद्रा टर्मिनल पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में डिपेंडेंट हैं। तो ऐसे में हम मास ट्रांजिट को किस तरह से जो है चेंज करें जिससे कि कम से कम डैमेज आए हमारी हेल्थ पर और वेलबींग पर जब लॉकडाउन लिफ्ट हो, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लॉकडाउन के बाद बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके पास ये लग्जरी होगी कि वो अपने घर से काम कर सकें या फिर अपने रश आवर्स को अवॉइड कर सकें और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो प्राइवेट व्हीकल्स पे शिफ्ट कर सकें। तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो है वो अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करते हैं अपने डेली कम्युनिकेशन के लिए, मतलब आने जाने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन, सबअर्बन ट्रेन जैसे कि मेट्रो स्टेशन हो गई, मेट्रो ट्रेन्स हो गई, शेयर कैब्स हो गई, ऑटोज़ हो गई और बस हो गई, ये हमारे लिए प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और ये सब एक बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए पॉलिसी मेकर्स का, अर्बन और ट्रांसपोर्ट प्लानर्स का, क्योंकि ये क्राइसिस जो है नोवेल है। क्यों और ऐसे में जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं,
वहाँ पे एक छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसीलिए जो वायरस का फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमें जो सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे वो ऐसे होंगे जिनको हमने पहले कभी नहीं सोचा था, या फिर उनको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो बहुत फ्यूचरिस्टिक थे। मोबिलिटी चैलेंज को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो सॉल्यूशंस हम ला सकते हैं। पहला कि हम जो कम्यूटर्स हैं, मतलब आने जाने वाले जो लोग हैं, उनका नंबर रिड्यूस कर दें, और दूसरा कि हम जो एग्जिस्टिंग मोबिलिटी सर्विस हैं उनको मॉडिफाई कर दें। तो रिकमेंडेशंस होंगे इन दोनों पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट है कि नंबर ऑफ़ कम्यूटर्स को हम रिड्यूस कर दें। इसके लिए हम क्या क्या पॉलिसीज़ बना सकते हैं। पहली पॉलिसी है वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट किया जाए, जितना हो सके उतना जो है एसेंशियल ट्रैवल ही हो। और लॉकडाउन के बाद हम डिजिटली कनेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो डिजिटल यूसेज किया जाए और हमें जो है वर्क फ्रॉम होम बढ़ाना चाहिए। ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म जैसे जूम वगैरह का यूसेज बढ़ाना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम वगैरह। ये क्लियर इंडिकेशन है कि हम ऑलरेडी जो है ऑनलाइन वर्किंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये शिफ्ट जो है टेम्पररी ना हो करके परमानेंट नेचर का होना चाहिए। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे डेटा प्लान्स काफ़ी चीप हैं और हमारा जो मोबाइल डेटा नेटवर्क है काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। ऐसे में हमें लोगों को इंसेंटिवाइज करना होगा जिससे कि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वर्चुअल मीटिंग्स कंडक्ट कराएं और इस हैबिट को लॉकडाउन के बाद भी कंटिन्यू रखें। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि कॉर्पोरेट हाउसेस को इस तरह से गाइड किया जाना चाहिए कि वो ऑल्टरनेट डेज पे 50% वर्कफोर्स को काम कराएं। मतलब मान लीजिए एक जगह पे 100 वर्कर्स हैं, तो 50 वर्कर मंडे में आ रहे हैं, 50 वर्कर ट्यूसडे में आ रहे हैं। तो इस तरह से ऑल्टरनेट डे हमें जो है काम कराना होगा, और इसके लिए जो है गवर्नमेंट को इंसेंटिव देने होंगे टैक्स रिबेट के फॉर्म में, ऐसी कंपनीज़ को जिन कंपनीज़ में ये नॉर्म फॉलो होता है। अगर हम अर्बन कम्यूटेशन की बात करें तो ज़्यादातर लोग जो है पीक आवर्स में कम्यूट करते हैं अपने घर से ट्रैवल वर्क के लिए। तो अगर हम इसमें रिडक्शन कर देते हैं, 50% अगर कट कर देते हैं वर्कर का कम्यूटेशन, तो इससे जो हमारी जो कम्यूटर्स होंगे उसका साइज़ भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम कॉर्पोरेट हब्स की बात करें, जैसे नोएडा हो गया, गुरुग्राम हो गया, या बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स हो गया, या लोअर परेल हो गया, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो आने जाने वाले हैं वो पीक आवर्स में आते जाते हैं और उनका मूवमेंट जो है वर्क के लिए होता है। तो अगर हम 50% कट कर देते हैं तो हमारा जो मास मूवमेंट होगा लोगों का काफ़ी कट जाएगा। या फिर दूसरी जो स्ट्रैटेजी स्टेट गवर्नमेंट्स अप्लाई कर सकती हैं वो सेक्टर वाइज स्टेजर्ड टाइमिंग फॉर वर्क कर सकती हैं। मतलब कि अभी देखिए पीक आवर होता है, 9 बजे जो है वर्किंग टाइम होता है सभी ऑफिस का, 5 बजे जो है सब ऑफिस बंद हो जाते हैं। तो अगर सेक्टर वाइज ये बता दिया जाए, मान लीजिए जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो मान लीजिए 7 बजे खुले, और दूसरा मान लीजिए सेक्टर है आपका टेलीकॉम सेक्टर, ये मान लीजिए 8 बजे खुलता है, तो वर्कर्स जो है पूरे दिन में स्प्रेड हो जाएंगे और कम्यूटेशन जो है पीक आवर और नॉन पीक आवर का कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में जो कम्यूटर का फ्लो होगा वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा पूरे दिन में। तो इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा और वर्क जो हमारी एक कंजेशन है वो कम होगा, उससे डिजीज़ के स्प्रेड होने का खतरा भी कम होगा। तीसरी चीज़ हम स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कर सकते हैं। इनमें जो ससेप्टेबिलिटी होती है पैंडेमिक की वो ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है। दूसरी चीज़, क्लासरूम में फिज़िकल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, इसी तरह से स्कूल बस और स्कूल वैन्स में भी फिज़िकल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा कि स्कूल्स की जो टाइमिंग हो गई स्टैगर्ड कर दिए जाए। मतलब कि स्कूल टाइमिंग्स को भी 5-5 मिनट या 10-10 मिनट के अंतर पे लगा दिया जाए, जिससे कि अलग अलग स्कूल्स का आने का अलग अलग टाइम हो, जाने का भी अलग अलग टाइम हो। इससे जो एक बच्चों के आने जाने टाइम पे जो एक डेंसिटी बढ़ जाती है, क्राउड बढ़ जाता है, वो कम हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या हो सकती है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को स्विच ओवर करना चाहिए ऑल्टरनेट डेज ऑफ ऑनलाइन स्टडी में। मतलब आधे दिन आप फिजिकल क्लास चलाइए और आधे दिन आप जो है ऑनलाइन क्लासेस चलाइए, जिससे कि बच्चों को घर से कम निकलना पड़े। दूसरी चीज़, ऑनलाइन सेशन इस तरह से होने चाहिए कि 50% अटेंडेंस का ही रिक्वायरमेंट हो हर ऑल्टरनेट डे में। मतलब जैसे हमने वर्कर्स का कहा था 50 वर्कर एक दिन आ रहे हैं, 50 वर्कर दूसरे दिन आ रहे हैं, ऐसे ही बच्चों का भी होना चाहिए। 50 बच्चे एक दिन आ रहे हैं, 50 बच्चे दूसरे दिन आ रहे हैं, और जिन बच्चों की फिजिकल क्लास मिस होती है वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकें। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इस तरह के हमें मॉड्यूलेशंस लाने होंगे। उसके अलावा अब यहाँ से कुछ सॉल्यूशन हम इंडस्ट्री को लेकर के और देख लेते हैं जो आज इंडियन एक्सप्रेस में आए थे।
तो ये आर्टिकल आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था। विद इंडस्ट्रीज सेट टू रीओपन, एनडीएमए इशूज वर्कप्लेस सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर फैक्ट्रीज टू कंटेन कोविड-19 स्प्रेड। तो क्या क्या मेजर्स एनडीएमए ने बोले हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबिलिटी चैलेंजेस को मीट करने के लिए। पहला बोला है 24 घंटे सैनिटाइजेशन होना चाहिए प्रेमिसेस का। फिर जो भी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनका टेम्परेचर चेक करना है एक दिन में 2 बार। उनको फेस शील्ड प्रोवाइड करनी है, मास्क और पीपीईज प्रोवाइड करने हैं। उसके अलावा फिजिकल डिस्टेंसिंग हमें क्रिएट करनी है बैरियर्स को इरेक्ट करके वर्क फ्लोर के ऊपर और डाइनिंग फैसिलिटीज़ में। उसके अलावा हमें ये देखना है कि कोई भी जो है दो व्यक्तियों के बीच में टूल की शेयरिंग ना हो। तो ये गाइडलाइंस और अगर हम लगा देते हैं अपने आंसर में तो हमारा आंसर जो है ज़्यादा होलिस्टिक बन जाएगा। अब देखिए हम अपने मोड्स ऑफ एग्जिस्टिंग मोबिलिटी सर्विस को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। पहली चीज़ जो हमारे मास शेयर्ड कैब्स हैं वहाँ पे हमें ये इंश्योर करना है कि 2 से ज़्यादा लोग एक कैब या शेयर्ड ऑटो में ना ट्रैवल करें। उसके अलावा हमें ज़्यादा स्पेस अलॉट करने होंगे, साइकिलिंग ट्रैक को बनाना होगा जिससे कि बाकी मोड्स का क्राउडिंग ऑफ ना हो। इसके लिए हम जो है बहुत सारे इनिशिएटिव जैसे यूलू, वोगो और बाउंस वगैरह को यूज़ कर सकते हैं इंडिया के अंदर, जिससे कि एक सीमलेस नेटवर्क बने साइकिल का और स्मूथ ट्रांजिशन हो सके एक मोड ऑफ ट्रैवल से दूसरे मोड ऑफ ट्रैवल के बीच में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम मेट्रो स्टेशन से किसी पॉइंट ए पे उतरे और हमारी फैक्ट्री पॉइंट बी पे है, तो ए से बी के बीच में अगर हमारे पास साइकिल की फैसिलिटी मिल जाएगी तो हम ऑटो वगैरह नहीं चलाएंगे। साइकिल से जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो बेहतर मेंटेन रह पाती है। तो ये साइकिलिंग की फैसिलिटी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, हमें एक रूल ऑफ थंब ये देखना है कि एक सीट एम्प्टी होनी चाहिए 2 पैसेंजर्स के बीच में। और ऐसा करने के लिए हमें सब अर्बन मेट्रोज़ और ट्रेन्स जो है इनकी नंबर बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ़ सर्विसेज बढ़ानी पड़ेगी लार्ज अमाउंट में, जिससे कि हर को जो ट्रैवल है मतलब हमें ऑलमोस्ट जो भी ट्रेन चलती हैं उसकी डबल या ट्रिपल हमें नंबर करना पड़ेगा, जिससे हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स जो है फॉलो कर पाएँ सबअर्बन ट्रांजिट में। दूसरी चीज़ जो हमारी 3 टायर कोचेस होती हैं उनमें जो है मिडिल बर्थ हमें खाली रखनी होगी, जिससे कि जो कोच हो जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में 2 पैसेंजर्स के बीच में वो बढ़ जाएगा। आरएसीज़ में जो ट्रैवल होगी वो डिसकंटिन्यू करना होगा, अनरिजर्व ट्रैवलिंग भी डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो इन सॉल्यूशंस में कुछ टाइम लगेगा, बट अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं तो इससे जो है सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमें इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है। अब इसका माइंड मैप देख लेते हैं एक बार। तो माइंड मैप है मीटिंग मोबिलिटी चैलेंज एमिड कोरोना क्राइसिस। कैसे हम मोबिलिटी चैलेंज को मीट कर सकते हैं। पहली चीज़, रिड्यूस द नंबर ऑफ़ कम्यूटर्स। नंबर ऑफ़ कम्यूटर हमें रिड्यूस करना है। ऐसे में वर्क प्रमोट करना है वर्क फ्रॉम होम, 50% वर्कफोर्स ऑन ऑल्टरनेट डेज, कंपलसरी सैनिटेशन करना है प्रेमिसेस का 24 आवर, सेक्टर वाइज स्टेजर टाइमिंग करनी है हमें। स्कूल और कॉलेजेस को ऑल्टरनेट करना है फिजिकल क्लास और ऑनलाइन क्लास के बीच में। फिर हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं एग्जिस्टिंग सर्विसेज को। पहली चीज़, 2 से ज़्यादा लोग एक शेयर्ड ऑटो या कैब में नहीं होने चाहिए। साइकिलिंग के लिए हमें ज़्यादा जो है स्पेस वो करना होगा अलॉट। यूलू, बाउंस जैसे जो है नेटवर्क्स को प्रमोट करना होगा जिससे कि साइकिलिंग का नेटवर्क क्रिएट हो सके। हमें जो नंबर ऑफ मेट्रो होगा वो बढ़ाना है और सबअर्बन ट्रांजिट का नंबर भी ऑगमेंट करना है। टिकट जो मिडिल बर्थ की है वो नहीं सेल करनी है और अनरिजर्व ट्रैवल भी हमें स्टॉप करनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें ये वाला आर्टिकल देखना है, आज इंडियन एक्सप्रेस में आया है, बिहाइंड केरला कोरोना सक्सेस ए लॉन्ग लेगेसी। तो अब देखिए अगर कोई भी स्टेट पब्लिक स्पेंडिंग करता है एसेंशियल सर्विसेज पे तो उसका जो बेनिफिट मिलता है वो इंटर जनरेशनल बेनिफिट मिलता है। और ये हम कोरोना से जो केरला की कोरोना फाइट है उससे लर्न कर सकते हैं। केरला की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि कैसे इसमें इंटर जनरेशनल बेनिफिट मिला है। तो यहाँ पे हम केरला की बात करें तो केरला को एमलगेमेट करके बनाया गया है ट्रावनकोर, कोची और मलाबार डिस्ट्रिक्ट्स को मिला करके तब केरला फॉर्म हुआ था। ट्रावनकोर ने वैक्सीनेशन को प्रमोट किया था 19वीं सेंचुरी में। तो देखिए 19वीं सेंचुरी का जो बेनिफिट है ना वो आज जाके मिल रहा है, क्योंकि हेल्थ का जो फैसिलिटी है, हेल्थ जो है बेटर हो गई थी केरला की। तो ट्रावनकोर ने जो है हेल्थ पे शुरू से ही ध्यान दिया था, वैक्सीनेशन को पॉपुलराइज किया था 19वीं सेंचुरी में। महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ने पब्लिकली वैक्सीनेट किया था अपने फैमिली मेम्बर्स को और अपने लोगों को बोला था कि आप लोग भी जो है वैक्सीनेशन कीजिए। इसी तरह से मॉडर्न मेडिसिन का जो डिपार्टमेंट है वो भी 19वीं सेंचुरी में ही एस्टैब्लिश कर दिया गया था केरला के द्वारा। और केरला में विमेन और चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी 19वीं सेंचुरी में एस्टैब्लिश किया गया था।
इसी तरह से अगर हम 1930 की बात करें तो रॉकफेलर फाउंडेशन ने, एक अमेरिका का चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने हेल्थ कंडीशन स्टडी की थी ट्रेवेनकोर की, और इन्होंने जो है एक्सटेंसिव सर्वे किया था ट्रेवेनकोर में। इन्होंने ये देखा था कि वर्म इन्फेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा था एडल्ट्स में और बच्चों में। उसके बाद डॉक्टर कृष्णन थम्पी को डिप्यूट किया गया था ट्रेवेनकोर की गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि जो वर्म इन्फेस्टेशन है वो केरला के अंदर कम किया जा सके, मतलब त्रिवेंद्रम के अंदर कम किया जा सके। उसका बेनिफिट जो है उसके लिए उन्होंने जो है ऑफिशियल लॉन्च किया था पीएचसी का एज ए पेरिफेरल हेल्थ यूनिट। तो देखिए 19 सेंचुरी में ही पीएचसी का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो केरला के अंदर कर दिया गया था। उसके बाद ट्रैवनकोर और कोची, उसके साथ साथ मलाबार ने भी एक्सेस कराया था लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का, और इसमें न केवल जो है इन्वेस्टमेंट किया गया था महाराजा के द्वारा, बल्कि मिशनरीज़ ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, और एजुकेशन का जो बेनिफिट था वो आज भी केरला को मिलता है। तो हम ये देख रहे हैं कि 19 सेंचुरी से ही केरला में न केवल स्पेंडिंग हुई एजुकेशन के ऊपर, बल्कि स्पेंडिंग हेल्थ के ऊपर भी हुई थी, और उसके बेनिफिट्स जो है क्यूमुलेटिव बेनिफिट्स आज तक केरला को मिलते हैं। अब स्पेंडिंग अगर हेल्थ की बात करें तो केरला का जो क्रूड डेथ रेट है और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है ये हमेशा से कम रहा है। 19 सेंचुरी का जो हमने स्टेप्स उठाए थे उसका बेनिफिट 1957 तक केरला को मिल गया था, और केरला के जो हेल्थ, एजुकेशन और बर्थ और डेथ रेशियो थे बाकी पूरी कंट्री से बेटर थे। आज भी पूरी कंट्री से केरला के जो हेल्थ स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो बेटर हैं, क्योंकि वहाँ पे 19 सेंचुरी से ही इन चीज़ों पर खर्चा किया गया है। तो ये हमें केरला की केस स्टडी से लर्न करना है। उसके बाद जो भी हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने अपनी जो भी एक्सपेंडिचर है उसका बड़ा हिस्सा इन सर्विसेज पे स्पेंड किया है, और इसका रिज़ल्ट ये है कि अभी तक वहाँ पे सस्टेन्ड बेनिफिट मिलता है हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, और साथ साथ डेथ और इन्फेंट मॉर्टेलिटी के फील्ड में। 1970 तक जो केरला की गवर्नमेंट है उसने जो पीएचसी थे उनको इस्टेब्लिश कर दिया था। स्पेसिफिकली 1 लाख तक अपनी पॉपुलेशन में एक पीएचसी वहाँ पे था। चाइल्ड बर्थ जो है हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम में ही होता था 1970s तक, और एजुकेशन ऑफ विमेन ने अभी काफ़ी मदद की, जिससे कि लोग विमेन अपने घरों से बाहर निकली और उन्होंने भी एजुकेशन को अचीव किया। इससे जो इंडिकेटर्स थे वो काफ़ी बड़े हैं केरला के। फिर फिजिकल प्रॉब्लम हुई थी बीच में 1980s और 90s में, क्योंकि स्टेट ने काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग की थी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर और एजुकेशन फैसिलिटीज़ पर। तो ऐसे में उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया था केरला गवर्नमेंट का। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करने के लिए सैलरीज जो है स्टाफ की कम की गई, और कंज्यूमेबल्स वगैरह पे जो स्पेंडिंग था वो कम किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंडिंग थी वो बढ़ाई गई, जिससे कि क्वालिटी ऑफ केयर जो है बढ़ाई जा सके। फिर जो है वर्ल्ड बैंक ने भी काफ़ी फ़ायदा उठाया था केरला ने। वर्ल्ड बैंक ने एक स्कीम चलाई थी 1990s में, जहाँ पे इसने हेल्थ केयर के लिए स्पेसिफिक लोन्स दिए थे, और उसको बेनिफिट भी केरला ने लिया था। केरला पहला ऐसा स्टेट था जिसने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था हेल्थ केयर फैसिलिटी को ऑगमेंट करने के लिए। उसके साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन किया गया पंचायत, पावर ऑफ पंचायत का, जिससे कि और लोकल बॉडीज़ का। तो पंचायत और लोकल बॉडीज़ ने डायरेक्ट हेल्थ इंस्टीट्यूशन को डायरेक्ट पंचायत और लोकल बॉडी के अंडर लाया गया। इससे क्या हुआ कि पंचायत और लोकल बॉडीज़ ने इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके अपने हॉस्पिटल्स की, अपने विलेज के हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया, और उससे जो है पब्लिक सेक्टर का रिवाइवल हुआ, हेल्थ का रिवाइवल हुआ केरला के अंदर। उसके बाद री इमर्जेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर हमने देखा है। इन्हीं रिसेंट टाइम्स में भी गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर में 10 से 20% जो है स्पेंडिंग इंक्रीज़ की है। सोफेस्टिकेटेड हेल्थ केयर अवेलेबल कराया है तालुक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उसके साथ साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी बढ़ गए हैं। तो इससे जो है केरला को एक क्यूमुलेटिव हेल्थ बेनिफिट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा केरला में बिल्ड हो गया है। उससे देखिए 19 सेंचुरी में जो नींव रखी गई थी उससे 20th सेंचुरी में बेनिफिट मिला। इंक्रीज इन IMR, हमारे जो डेथ रेट है वो कम हो गया था। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हमारा कम हो गया, डेथ रेट कम हुआ, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम हुआ, बर्थ रेट जो है कंट्रोल हो गया था,
और साथ साथ जो हमारे हेल्थ केयर बेनिफिट्स थे वो बढ़े हमारे 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की गई उसे 21st सेंचुरी में हमने देखा है कोरोना को का जो पैंडेमिक है वो कंट्रोल करने में केरला को सबसे जो है जीत हासिल मिली है। तो इसी तरह से अगर हम स्पेंडिंग करते हैं एसेंशियल सर्विसेज पे एक जनरेशन में, तो उसका बेनिफिट न केवल उस जनरेशन को मिलता है बल्कि आगे आने वाली जनरेशन्स को भी मिलता है। तो यहाँ से एक बड़ा लेसन जो इंडिया को लर्न करना है वो ये है कि अभी भी देर नहीं है। अभी भी अगर हम अपनी एसेंशियल सर्विसेज जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी में अगर मासिव स्पेंडिंग करते हैं तो इससे हमारी हेल्थ केयर जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होगा वो बढ़ जाएगा और आगे आने वाले पैंडेमिक्स को भी हम बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। तो गाइस एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कैन इंटर स्टेट वर्कर्स बी प्रोटेक्टेड। तो इंटर स्टेट वर्कर्स माइग्रेंट की जब हम बात चल रही है, माइग्रेंट वर्कर्स का काफ़ी हमने एक प्लाइट देखी, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, क्या क्या प्रोविजंस हैं हमारी एग्जिस्टिंग लॉज में। तो देखिए अभी गवर्नमेंट जो है क्या कोशिश कर रही है, एक डायरेक्ट लेबर कोड बिल लाने की कोशिश कर रही है। और ये जो आपका लेबर कोड होगा ये बहुत सारी जो हमारी लेबर लॉज हैं इनको सब्स्यूम कर लेगा। तो बहुत सारी लॉज को रिपील करके एक कंसोलिडेटेड लॉ बनाई जाएगी जिसका नाम होगा लेबर कोड। अब इस लेबर कोड में ऑलमोस्ट 13 लेबर लॉज को हटा दिया जाएगा और 13 लेबर लॉज को सब्स्यूम करेगा ये वाला कोड। तो एक जो लॉ जिसको सब्स्यूम करने वाला है कोड, उसका नाम है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये पर्टिकुलरली माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बनाई गई है और ये स्पेसिफिकली सेफगार्ड देती है माइग्रेंट वर्कर्स को। क्योंकि अब ये लॉ भी रिपील हो जाएगी तो इसीलिए क्वेश्चंस उठते हैं कि क्या हमने इसके जो प्रोविजंस हैं, इसके जो प्रोटेक्शन है वो लेबर कोड में इनकॉर्पोरेट की है या नहीं। तो उससे पहले देख लेते हैं कि 1979 की लॉ में क्या क्या प्रोटेक्शन दिए गए हैं माइग्रेंट वर्कर को। 1979 की जो लॉ है वो एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करने की कोशिश करती है इंटर स्टेट माइग्रेंट्स की, और उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस को भी रेगुलेट करती है। ये हर उस एस्टैब्लिशमेंट में एप्लीकेबल है जहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर काम करते हैं, या फिर इस किसी भी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर 5 या 5 से ज़्यादा वर्कमैन ने किसी भी एक दिन में अगले पिछले 12 महीने में किसी भी एक दिन में अगर 5 या 5 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स ने काम किया है तो वहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल होगी। उसके अलावा ये लॉ उनके वहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो अगर इसी तरह से माइग्रेंट वर्कमैन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या किसी भी वर्किंग मतलब जो वर्क स्पेस है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू अगर माइग्रेंट वर्कर काम करते हैं तो उस वर्क स्पेस में भी ये लॉ एप्लीकेबल होगी। अब ये इससे मतलब नहीं है कि जो वर्कमैन हैं वो डायरेक्टली कंपनी ने हायर किए या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए। अगर किसी भी कंपनी में 5 या 5 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स ने काम किया है पिछले 12 महीने में किसी भी एक दिन में, तो वहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल होगी। अब लॉ क्या करती है, सबसे पहला चीज़ जो लॉ में दी गई है वो ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है ऐसी हर एस्टैब्लिशमेंट का। मतलब ऐसी कोई भी कंपनी या ऐसी कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर ने किसी भी एक दिन में काम किया है पिछले 12 महीने में, तो उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, मतलब मान लीजिए कंपनी है कंपनी एक्स, और ये तो कंपनी एक्स जो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो गई और कॉन्ट्रैक्टर आपका सी हो गया। तो ठीक है, तो जो हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा वो इंटर स्टेट वर्कमैन को, मतलब कोई भी माइग्रेंट वर्कमैन है उसको जो है बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के एम्प्लॉय नहीं कर सकता। तो मतलब एक्स जो कंपनी है जब तक वो रजिस्टर नहीं हो जाएगी तब तक वो माइग्रेंट वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपने यहाँ पे काम नहीं करा सकती है। उसके अलावा ये लॉ हर कॉन्ट्रैक्टर के लिए कुछ कंडीशंस ले डाउन करती है। कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रिक्रूट कराता है वर्कमैन को, माइग्रेंट वर्कमैन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में। तो अगर कोई माइग्रेंट वर्कर का कॉन्ट्रैक्टर है उसको जो है लाइसेंस होना चाहिए। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो माइग्रेंट वर्कर्स का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करवाता है, तो उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। पहला ये था प्रोविज़न। दूसरा जो प्रोविज़न है वो बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो आप
रजिस्ट्रेशन से माइग्रेंट्स को क्या बेनिफिट है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन का जो एक प्रोविज़न है, इससे सबसे पहली चीज़ अकाउंटेबिलिटी आती है सिस्टम के अंदर। सबसे पहली बात ये है कि ये जो अथॉरिटीज़ हैं, स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, उनको पता चल जाता है कि कितने माइग्रेंट वर्कर एम्प्लॉयड हैं, किस कंपनी में एम्प्लॉयड हैं, और उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस को हम आसानी से रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, लाइसेंसिंग की जाती है कॉन्ट्रैक्टर की। तो लाइसेंसिंग करने से कॉन्ट्रैक्टर को कंडीशन से बाउंड हो जाते हैं, क्योंकि वो लाइसेंस्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो इसीलिए क्योंकि उनके पास लाइसेंस है, तो उनको कुछ कंडीशन को मीट करना होगा। और इन कंडीशंस में है कि सबसे पहली चीज़, अगर वो किसी वर्कर को हायर कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं इंटरस्टेट वर्कर को, तो उनको जो रिम्यूनरेशन पे करना है, मतलब जो सैलरी पे की जाएगी माइग्रेंट वर्कर्स को, और जो आवर्स ऑफ वर्क होंगे, फिक्सेशन ऑफ वेजेस होंगे, ये सारी चीज़ के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये मीट करनी होगी। वेज रेट, हॉलीडेज, आवर्स ऑफ वर्क और बाकी कंडीशन ये वैसे ही होंगे जैसे बाकी जो रेगुलर वर्कर्स के लिए होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल जो, अगर मान लीजिए मैं लाइसेंस वर्कर हूँ, लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर हूँ सी, और मैंने जो है टर्म्स एंड कंडीशन को मीट नहीं किया है, तो मेरा लाइसेंस छिन सकता है। क्योंकि मेरा लाइसेंस छिन सकता है, इसीलिए मैं सारी टर्म्स एंड कंडीशन विद रिगार्ड टू रिम्यूनरेशन, फिक्सेशन ऑफ वेजेस, हॉलीडेज, वेज रेट, आवर ऑफ वर्क, ये सारी मीट करूँगी, नहीं तो मेरा लाइसेंस चला जाएगा। और मेरी रोजी रोटी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आती है, इसीलिए मैं जो है इन कंडीशंस को मीट करूँगी। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, माइग्रेंट वर्कर को ऐसे कैजुअल लेबर वर्क करने के बावजूद भी वो सारे बेनिफिट मिलते हैं जो एक रेगुलर वर्कमैन को मिलते हैं, स्पेसिफिकली पेमेंट ऑफ वेजेस के मामले में, आवर्स ऑफ वर्किंग के मामले में, उसके अलावा हॉलीडेज़ के मामले में, और बाकी जो आपका मिनिमम वेज हो गया उसके मामले में। वेजेस जो है मिनिमम वेज से कम नहीं हो सकते किसी भी केस में। अब जो नई कोड है वो क्या करेगी, क्या उसमें क्या प्रोविजंस है माइग्रेंट वर्कर के बारे में। तो ये जो नई कोड है, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, उनकी जो अलग अलग लॉज थी, उनको अलग अलग लॉज को रिपील करके, 13 अलग अलग लॉज को रिपील करके एक कंसोलिडेटेड लॉ बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, जब अलग अलग लॉज होती हैं तो उनका जो कंप्लायंस होता है वो अलग अलग हो जाता है। 10 अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं जो सर्टिफिकेशन देंगी, लाइसेंसिंग हमें अलग अलग जगह से लेनी पड़ेगी, तो वो जो है एम्प्लॉयर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है सभी कंडीशंस को मीट करना। बहुत सारे ऐसे एचआर और लेबर लॉज के एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि कौन कौन से किस लॉ के अंदर कौन सा फॉर्म जो है फिल करना है और कौन सी परमिशंस लेनी है। तो इस सब को ईजी करने के लिए 13 जो लॉज हैं लेबर की, उनको कंसोलिडेट करके एक लॉ बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका नाम होगा लेबर कोड। तो इससे न केवल प्रैक्टिशनर्स को आसानी होगी, स्टूडेंट्स को भी आसानी होगी और वर्कर्स को भी आसानी होगी, क्योंकि डायरेक्टली वो देख सकते हैं, वर्क की जो ट्रेड यूनियंस होती हैं उनको भी आसानी होगी कि वो डायरेक्टली एक कोड से जो भी कंडीशंस हैं उनको देख सकते हैं। अब जो लॉ सबस्यूम होने जा रही है उनका नाम है फैक्ट्रीज एक्ट, दूसरी लॉ है माइंस एक्ट, और तीसरी है आपकी डॉक वर्कर्स एक्ट, चौथी है आपकी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर। उसके अलावा प्लांटेशन में जो एक एक्ट थी वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक्ट, सिनेमा, बीड़ी, सिगरेट मैन्युफैक्चर के लिए जो एक्ट थी, मोटर ट्रांसपोर्ट और मीडिया, ये सारी एक्ट्स को सबस्यूम करके एक लेबर कोड बनाया जाएगा। अब क्योंकि आपकी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का जो एक्ट है वो रिपील की जा रही है और उसके प्रोविजंस इस कोड में डाले जा रहे हैं, तो इन प्रोविजंस को कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाला जो चैप्टर है उसके अंदर डाला जा रहा है। अब इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर को सेपरेटली डिफाइन किया गया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो डायरेक्टली एम्प्लॉयर के द्वारा या कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में किसी दूसरे स्टेट से आकर के काम करता है, तो उसको जो है इंटरस्टेट माइग्रेंट कहा गया है। कोड के अंदर एक चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के का चैप्टर है। यहाँ पे इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की जो भी प्रोविज़न थे उस वाली पहले वाली लॉ में उन सभी को डाला गया है। बट पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी कहती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का चैप्टर है वो अलग होना चाहिए और इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर का चैप्टर जो है वो अलग होना चाहिए। इससे कि सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन माइग्रेंट वर्कर्स की क्लियरली जो है स्पेल आउट हो जाएंगी और उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है इजी हो जाएगा। जैसे कि केरला गवर्नमेंट ने किया है वैसे ही हमें सेंट्रल लॉ में भी लाना चाहिए। हालांकि अगर हम कोड की बाकी प्रोविजंस की बात करें तो प्रोविजन में कुछ भी चेंज नहीं लाया गया है। जो भी 1979 के प्रोविजन थे वो सारे प्रोविजंस आपके लेबर कोड में भी डाले गए हैं, बस वो चैप्टर को क्लब कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के चैप्टर के साथ। तो जो रिकमेंडेशन आई है पार्लियामेंट
पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से वो ये आई है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का जो चैप्टर है वो अलग कर दीजिए और माइग्रेंट वर्कर का जो चैप्टर है वो अलग कर दीजिए, जिससे कि माइग्रेंट वर्कर को स्पेसिफिकली जो चीज़ें हैं वो माइग्रेंट वर्कर के लिए स्पेसिफिकली स्पेल्ट आउट हों। और जो आपकी कंपनीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के साथ माइग्रेंट्स को क्लब ना करें, इसलिए। अब बाकी उसके अलावा 1979 की एक्ट के बियॉन्ड जा कर के ये जो लेबर लॉ है ये एनविसाज करती है, मतलब कि पेमेंट देने की कोशिश करती है, जिससे कि जब माइग्रेंट वर्कर को डिस्प्लेस किया जाता है स्टेट से तो उनको स्पेसिफिकली डिस्प्लेसमेंट अलाउंस दिया जा सके, और जब वो आते हैं मतलब दूसरे स्टेट में पहुंचते हैं काम करने के लिए तो वो ट्रैवल करके आते हैं तो उनको जर्नी अलाउंस भी मिले। तो ये ओवर एंड अबव है 1979 की एक्ट के। क्या इससे कोई लॉस होगा इंटर स्टेट वर्कर्स का अगर ये कोड फोर्स में आ जाता है? देखिए, कोड में सारे जो पहले वाले प्रोविजंस थे और सारे जो राइट्स थे इंटर स्टेट वर्कर के वो वैसे के वैसे ही हैं, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो है यहाँ से पूरा प्रोपेगेंडा है। अब आप 10 लॉ बनाएंगे तो उनका इम्प्लीमेंटेशन भी 10 लोग अलग अलग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में डिफ़िकल्टी आती है। हाँ, एक जो बेटर चीज़ थी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने दी थी कि एक अलग चैप्टर बना देना चाहिए, वो एक बेटर प्रोविज़न होगा। मैं इस वाले पार्ट से जो है सहमत नहीं हूँ, जहाँ पे इन्होंने जो है CITU की बात रखते हुए कहा है कि आपको नई लॉ बनानी चाहिए। देखिए, नई लॉ बनाने से जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाता है, और उनका जो एक, क्योंकि देखिए मैं खुद इस फील्ड में काम करती थी, एज एन HR मैंने काम किया हुआ है और मैंने लेबर लॉज की फील्ड में ही काम किया हुआ है, और मेरा जो है बहुत अच्छी एक्सपर्टाइज़ है। मैं इवन JRF हूँ लेबर लॉज में, तो मेरी एक्सपर्टाइज़ है लेबर लॉ के फील्ड में, और एज एन एक्सपर्ट इन लेबर लॉज मैं आपको बता रही हूँ कि ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन 10 अगर अलग अलग लॉज होती हैं तो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं हो पाता। अगर एक सिंगल लॉ होगी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन एक बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो ये कहने की बात है कि लॉ को जो है अगर हम अलग बना देते तो बेटर होता। अगर ऐसा होता तो फिर हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी इन सभी लॉज को क्लब करने की। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो लॉज हैं बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो ओवर एंड अबव अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट अलाउंस मिल रहा है, जर्नी अलाउंस मिल रहा है, तो ये बल्कि माइग्रेंट वर्कर के लिए बेहतर चीज़ है। तो लेबर लॉ का जो नई लेबर कोड का बनना कोई गलत बात नहीं है। और आगे आप देखेंगे, अभी तो ये बिगनिंग में हर चीज़ के जब भी कोई चेंज आता है तो उसके खिलाफ कंट्रोवर्सी आती है, बट आगे आप देखेंगे कि लेबर लॉ का एक कंसोलिडेशन होने से न केवल लेबर्स की स्थिति बेहतर होगी बल्कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेहतर हो जाएगा, और उससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी हमारी बढ़ेगी, और लेबर्स को भी पता होगा कि उनके हक क्या हैं और किस अथॉरिटी को उनको अप्रोच करना है। तो ये एक बेटर कदम है, काफ़ी डिलेड कदम है बट अच्छा कदम है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बेस हमें बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमें लेबर लॉज को लेकर के कुछ थोड़ा सा जो है रिलैक्सेशन करना होगा और थोड़ा कंसोलिडेशन करना होगा, क्योंकि अभी इतनी सारी लॉज हैं, इतना ज़्यादा कंप्लायंस हो जाता है कि एज अ लेबर लॉ एक्सपर्ट आपको काम करने में भी दिक्कत होती है, कंप्लायंस जुटाने में भी दिक्कत होती है, और बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म है। तो वो रेड टेपिज्म ख़त्म हो जाएगा अगर लॉज को कंसोलिडेट कर दिया जाए तो। नेक्स्ट FAQ आज जो दिया हुआ है वो आपका है कि कोयम ए मार्केट एंड तमिलनाडु's बिगेस्ट क्लस्टर, तो वाई हैज़ कोयम्बेडू द पॉपुलर होलसेल कॉम्प्लेक्स बीन सो बैडली अफेक्टेड ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। अब देखिए, ये सिर्फ कोयम्बेडू की बात नहीं है, अगर हम दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की बात करें तो वहाँ पे भी सिमिलर सीन है। जो भी मंडी होती है या होलसेल मार्केट होते हैं वहाँ पे एक छोटे से स्पेस में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ज़्यादा हो जाती है, और पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने के साथ साथ जब पैनिक बाइंग होने लगती है तो लोग जो है फिजिकल डिस्टेंस और बाकी जो आपके नॉर्म्स हमें बताए गए हैं उनका ख्याल नहीं रखते हैं, और इस वजह से जो क्लस्टर है वहाँ डेवलप होने लगता है। यही चीज़ कोयम्बेडू के साथ हुई। कोयम्बेडू एक बहुत बड़ा होलसेल कॉम्प्लेक्स है आज़ादपुर मंडी की तरह। वहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल मार्केट काफ़ी, ये होलसेल फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट है, इसीलिए यहाँ पे जो है बहुत सारे हज़ारों की संख्या में सेलर्स आते हैं अपना सेल करने। 65 एकड़ में ये फैला हुआ है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे 2000 जो है
295 एकड़ का टोटल कॉम्प्लेक्स है। 65 एकड़्स में होलसेल फ्रूट की जो है सेलिंग की जाती है और फेस्टिव सीजन में यहाँ पे 400 से 500 जो है ट्रक डेली आते हैं। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे एक छोटे से एरिया में इंटरमिक्सिंग हो रही है लोगों की। उसके अलावा बायर्स बहुत तेज़ी से आते हैं और बायर्स का जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में आना, ज़्यादा मात्रा में आना, इंडिविजुअल कस्टमर्स का यहाँ पे आके परचेज़ करना, स्पेसिफिकली जो आपका फेस्टिव सीज़न है उसके आसपास, उससे ये ट्रिगर हुआ है और उससे ये हॉटस्पॉट बना है। वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। आप ये कोयम्बेडू का हमें स्पेसिफिकली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपका स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं एज अ केस स्टडी के रूप में। आप कोयम्बेडू को आप आज़ादपुर मंडी के साथ क्लब करके दिखा सकते हैं कि अगर एक ही छोटे से एरिया में अगर बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो वहाँ पे जो कोविड का खतरा है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ से हमें लास्ट ये वाला जो पार्ट है ये देखना है। अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट को ये देखना होगा कि डेली एक्टिविटीज़ जो कि लार्ज स्केल पे होती हैं और जहाँ पे बड़ा कॉन्ग्रीगेशन होता है उस पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। उसके अलावा कोयम्बेडू मार्केट के अलावा अगर आप देखेंगे तो कन्फाइंड स्पेसेस में बहुत सारी सिटीज़ में एक छोटे से स्पेस में जो शॉप्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं और यहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो शॉपिंग मॉल से ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एक छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग आकर के बहुत सारे लोगों का मिलना जुलना हो जाता है, जहाँ पे फिज़िकल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं वो अप्लाई नहीं कर पाते लोग। और क्योंकि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स नहीं अप्लाई हो पाते हैं तो इसीलिए जो डिजीज़ेस होती हैं, इन्फेक्शस डिजीज़, उनके फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो एक्सपर्ट्स को जो है ये देखना होगा कि जो मार्केट को डिज़ाइन करना है उसको जो है सैनिटेशन, फिज़िकल डिस्टेंसिंग और जो डेंसिटी है इन सब को देख करके फिर आगे से डिज़ाइनिंग की जानी चाहिए जिससे कि क्राउडिंग एक प्लेस में कम हो सके। तो ये वे फॉरवर्ड है, हमें देखना है और हमें जो है 2 एग्जाम्पल लेने हैं। कोयम्बेडू का एग्जाम्पल लेना है और साथ साथ हमें जो है आज़ादपुर मंडी का एग्जाम्पल लेना है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।